हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण एकेडमी में। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली यानी कि संसदीय प्रणाली दोस्तों, ये यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों ये क्लास चलाई जा रही है। अगर आप लोग प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से ये क्लास चलाई जा रही है। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली यानी कि शासन के अंग। तो शासन के कितने अंग होते हैं? तो शासन के 3 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है और एक न्यायपालिका होती है। तो विधायिका क्या करती है दोस्तों? तो विधायिका कानून का निर्माण करती है यानी कि कानून बनाती है। और कार्यपालिका का काम क्या होता है? जो विधायिका के द्वारा कानून बनाई जाती है उसी कानून को लागू करना कार्यपालिका कहलाती है। और न्यायपालिका क्या करती है? जो विधायिका के द्वारा कानून बनाई जाती है उसका विवाद संविधान के अनुसार वो क्या करती है? निर्णय लेती है, वही न्यायपालिका कहलाती है। तो न्यायपालिका के अंतर्गत दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय आते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका किसे कहते हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिएगा। इस टॉपिक से हर एक पॉइंट, यही पूरी की पूरी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड देश से लिया गया है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, संसद संसद सरकार का एक विधायी अंग है। क्या विधायी? अभी जस्ट हम लोग विधायिका पढ़े हैं। तो विधायिका किसे कहते हैं? जो जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? कानून बनाना, और उसी कानून को लागू करना कौन कहलाता है दोस्तों? तो कार्यपालिका कहलाती है। तो संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है जो कानून बनाने का काम करती है। इसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। तो 2 सदन कौन होते हैं? लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। तो लोकसभा क्या होता है दोस्तों? लोगों का सदन होता है, और राज्यसभा राज्यों की परिषद होती है। देखिए, संसद, तो संसद के कितने अंग होते हैं दोस्तों? तो संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और एक राष्ट्रपति। जब पूछे कि संसद के कितने अंग होते हैं तो आप 3 अंग बताएंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और जब पूछे कि संसद के 2 सदन होते हैं, जब पूछ दे कि संसद के कितने सदन होते हैं तो संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन। और कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। यानी कि सदन पूछे तो लोकसभा और राज्यसभा, और संसद के अंग पूछे तो लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। इसी में लड़के कंफ्यूजन हो जाते हैं। सदन पूछ देता है तो लोग 3 बार कर चले जाते हैं। तो संसद संसद किस अनुच्छेद में है? तो 79। और राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? तो 80 में इसका प्रावधान है। और लोकसभा किस अनुच्छेद में है? तो 81 में। और अनुच्छेद 52 में क्या है कि भारत के एक राष्ट्रपति का पद हो, वो किसमें अनुच्छेद में है? तो 52 में। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 52 में। आज की वीडियो में हम लोग लोकसभा और राज्यसभा पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे, जो बहुत ही शानदार तरीके से क्लास चलेगी दोस्तों। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, इसको हम एक ही स्लाइड में रखे हैं कि आप लोग को कंफ्यूजन न हो। तो देखिए, लोकसभा को क्या कहते हैं? लोकसभा एक निम्न सदन है और राज्यसभा एक क्या है? उच्च सदन है। राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। प्रथम सदन किसे कहते हैं? तो प्रथम सदन लोकसभा को कहते हैं, और द्वितीय सदन राज्यसभा को कहते हैं। लोकसभा अस्थायी सदन है। क्या है? लोकसभा अस्थायी सदन है, और राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है। लोकसभा जनता का सदन होता है और राज्यसभा चर्चित लोगों का सदन होता है। तो लोकसभा में जो जाते हैं उसमें जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं दोस्तों, और राज्यसभा में एमएलए, विधायक के द्वारा चुनकर जाते हैं। याद रखिएगा कि जनता का सदन किसे कहते हैं? तो लोकसभा को। यही क्वेश्चन बहुत बार ट्रेंड किया हुआ है। देखिए, संसद के सत्र पूछता है तो बजट सत्र पूछेगा तो फरवरी से मई, और मानसून सत्र पूछेगा तो जुलाई से सितंबर,
या जुलाई से अगस्त भी किसी किसी में दिया रहता है, तो याद रखिएगा जुलाई से अगस्त या जुलाई से सितंबर। शीतकालीन सत्र किसे कहते हैं, तो नवंबर से दिसंबर को क्या कहते हैं, ये शीतकालीन सत्र है। ये संसद के सत्र याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या, ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग भूलिएगा मत, ये आप लोग को डायग्राम बनाकर हम लाए हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए पहले लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी थी, तो 552 थी। कितनी थी, 552 थी। लेकिन यही दो एंग्लो इंडियन इसको हटा दिया गया है। अब किस लिए हटाया गया है, पहले इसमें क्या था कि राष्ट्रपति इसको मनोनीत करता था, इसके लिए आरक्षण थी। तो एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए एंग्लो इंडियन उसे कहते हैं जिसके पिता यूरोपीय यानी कि विदेशी हो और वो भारतीय महिला से शादी कर लिए हो, तो उनके जो बच्चे हुए वही एंग्लो इंडियन कहलाते थे। तो लोकसभा में 2 सीटें उन लोग के लिए आरक्षित थी। तो अब उसको क्या किया है, 104वां संविधान संशोधन, क्या 104वें संविधान संशोधन के तहत ये एंग्लो इंडियन अब हटा दिया गया है। तो पहले लोकसभा में सदस्यों की मतलब अधिकतम संख्या कितनी थी, तो 552 थी। लेकिन अब इसको 104वें संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। तो वर्तमान, तो अब पूछ देगा कि वर्तमान में अधिकतम संख्या देखेंगे दोस्तों उसका भी, लेकिन अधिकतम संख्या कितनी है लोकसभा के सदस्यों की, तो अधिकतम संख्या 550 हो गई है। पहले अधिकतम संख्या लोकसभा में कितनी थी, तो 552 थी। तो यही 550 दोस्तों राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में है दोस्तों। तो 530 लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या 530 है वो राज्यों से है और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 लोग हैं। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ लेगा कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हैं, तो 552 या हो सकते हैं, तो अरे 52 सॉरी दोस्तों 550। 552 पहले था, अब 550 रह गया है क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन ये 2 सीटें खत्म कर दी गई है। किस संविधान संशोधन के तहत, 104वें संविधान संशोधन के तहत इसको खत्म कर दिया गया है। तो अधिकतम संख्या कितनी है लोकसभा में, 550, जो 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। याद रखिएगा कि राज्यों से कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने हैं। तो लोकसभा में दोस्तों वर्तमान में कितनी संख्या है, वर्तमान में 543। पहले वर्तमान में यही 2 पहले रहती थी तो 545 होती थी, लेकिन वही 2 एंग्लो इंडियन जो पद है उसको हटा दिया गया है। तो अब वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 543 और अधिकतम कितनी है, 550 होगी। याद रखिएगा, पहले अगर पूछ देगी तो 552 के पास जाएंगी, लेकिन जब इसको खत्म कर दिया गया है तो अब 550 ही रहेगी। तो 543 वर्तमान सदस्य, जो राज्यों से 524 और केंद्र शासित क्षेत्रों से कितने हैं, 19 दोस्तों। चलते हैं राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। देखिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो 245 है और अधिकतम अधिकतम पूछे इसमें राज्यसभा में अधिकतम 250 और वर्तमान में 245। याद रखिएगा, तो 245 में वर्तमान में अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से है तो 233, इसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में कितने सीटें राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यही क्वेश्चन बनता है। तो 12 मनोनीत किए जाते हैं, याद रखिएगा। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 238 और राष्ट्रपति कितने मनोनीत करते हैं, 12। अगर यही क्वेश्चन इसमें भी पूछ देगा कि राज्यों से कितने हैं और केंद्रों से कितने हैं, तो ये 238 दोस्तों राज्य और केंद्र दोनों मिला के हैं। तो अगर सिर्फ और सिर्फ राज्य पूछे तो 230, सिर्फ और सिर्फ राज्य में 230 और केंद्र से 8 आते हैं किसमें, राज्यसभा में। इसमें भी दोस्तों, इसमें भी 8 आएंगे, 8 जब हटा देंगे कितने हो जाएगा, 25। इसमें वर्तमान में अधिकतम में इतना रहेगा। तो याद रखिएगा, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 250, वर्तमान में 245। देखिए दोस्तों लोकसभा
और ये राज्यसभा। हम इन लोगों को एक ही स्लाइड में रखे हैं कि अलग अलग लोकसभा राज्यसभा रखते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती। साथ साथ में पढ़ेंगे तो आप लोग को कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। देखिए लोकसभा अनुच्छेद किसमें है तो 81 में है और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही राज्यसभा का ज्यादा पूछ देता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो बहुत सारे लड़के क्या करते हैं 5 वर्ष मार के चले आते हैं, क्योंकि जितना पद है अधिकतम बहुत संख्या में 5 वर्ष होता है तो 5 वर्ष लगाकर चले आते हैं। तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है तो 6 वर्ष और लोकसभा का 5 वर्ष। इसे भंग किया जा सकता है। देखिए ये क्या अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़े हैं ऊपर कि लोकसभा अस्थायी सदन है और राज्यसभा अस्थायी सदन है। तो अस्थायी होने के कारण इसे भंग किया जा सकता है। किसी लोकसभा को भंग किया जा सकता है और राज्यसभा को क्या करते हैं भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह अस्थायी सदन है। योग्यता की बात कर लेते हैं तो ये भारत का नागरिक हो, इसकी आयु 25 वर्ष हो, किसकी लोकसभा की, सरकार के किसी लाभ के पद पे ना हो, पागल व दिवालिया ना हो। इसमें क्या है दोस्तों राज्यसभा में ये भी भारत का नागरिक हो, लेकिन इसमें आयु कम से कम कितनी दिया है 30 वर्ष दिया है। लोकसभा में कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए 25 वर्ष और राज्यसभा में कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए 30 वर्ष। यही 25 वर्ष 30 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष यही कंफ्यूजन करता है। तो ज्यादातर राज्यसभा से यही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। इसमें भी सरकार के किसी लाभ के पद पे ना हो और पागल व दिवालिया न हो। देखिए इसमें चुनाव कैसे होता है, इसमें लोकसभा में इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी कि चुनाव में जनता भाग लेती है। जनता के द्वारा चुने हुए लोग कहाँ जाते हैं लोकसभा में जाते हैं। और अप्रत्यक्ष चुनाव किसमें होता है तो राज्यसभा में। ये भी डायरेक्ट पूछ लेता है कि प्रत्यक्ष चुनाव किसमें होता है लोकसभा में, अप्रत्यक्ष चुनाव राज्यसभा में। इस चुनाव में क्या करते हैं विधायक और एमएलए भाग लेते हैं। इसमें जनता द्वारा नहीं जाते हैं, जनता द्वारा चुने हुए लोग किसमें जाते हैं तो लोकसभा में। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव किसमें होता है राज्यसभा में, प्रत्यक्ष चुनाव लोकसभा में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए लोकसभा के पदाधिकारी अनुच्छेद 93 में दिया गया है। अस्थायी अध्यक्ष, देखिए प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष को दोस्तों कौन नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अस्थायी अध्यक्ष का काम लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना, यानी कि जितने भी लोकसभा में सदस्य बनकर आते हैं उन सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है तो अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर करता है दोस्तों। इसीलिए इसको अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है, क्योंकि इसका काम और सिर्फ शपथ दिलाना, शपथ दिलाकर चला जाता है। तो ये लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है तो अस्थायी अध्यक्ष, याद रखिएगा। और अस्थायी अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त करता है इन्हीं लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए। अध्यक्ष का काम क्या होता है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है, जितने लोकसभा अध्यक्ष चुने हुए रहते हैं, लोकसभा के सदस्य चुने हुए रहते हैं दोस्तों, लोकसभा के अंदर जो अस्थायी अध्यक्ष द्वारा शपथ दिलाई जाती है और उसी लोकसभा के सदस्यों में से ही किसी एक लोग को क्या करते हैं अध्यक्ष बनाते हैं, उसी लोकसभा के सदस्यों में से ही। तो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में अलग शपथ नहीं लेनी पड़ती है। क्यों नहीं लेनी पड़ती है? क्योंकि पहले से ही अस्थायी अध्यक्ष क्या करता है इनको शपथ दिला देता है, इसलिए इनको अलग से शपथ नहीं लेना पड़ता है। और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। किसे? उपाध्यक्ष को देता है। याद रखिएगा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष किसे देता है? अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकार, देखिए लोकसभा के सभी कार्यों का सही रूप से संचालन करना और नियंत्रण करना। लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है।
राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता नहीं करता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। किसकी? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। जब किसी विधेयक पर निर्णय ना निकल पा रहा हो तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। जब मान लीजिए 50% किसी के पक्ष में फेवर है और 50% किसी के पक्ष में फेवर नहीं है, तो उस टाइम डिसीजन ये लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। जिसके पक्ष में फेवर रहेगा वही देगा। निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। इसी का निर्णायक मत मान्य होता है। तो धन विधेयक का निर्णायक यानी कि निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा का कोई अध्यक्ष 60 दिनों तक बिना अनुमति लिए संसद के अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को क्या किया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। याद रखिएगा कितने 60 दिनों तक ये क्वेश्चन बना है। राज्यसभा के पदाधिकारी के अनुच्छेद किसमें है? तो 89 यानी कि 89 में है। इसमें दोस्तों देखिए भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। सभापति संसद का सदस्य इसका नहीं होता है। संसद का सदस्य क्या है दोस्तों? नहीं रहता है, लेकिन भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति उनका कार्य करेंगे। कौन? उपसभा। यहाँ पे नोट करके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। देखिए सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे बोलेंगे कि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है लोकसभा में, और लोकसभा में उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। लेकिन यहाँ पे सभापति उपसभापति को नहीं देगा, क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति को ये त्यागपत्र देगा। तो सभापति किसको त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति को। लेकिन उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देगा, यानी कि उपराष्ट्रपति को। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है दोस्तों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।